नमस्कार दोस्तों, 10 जून 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है सेंटर अनाउंसेस हाइक इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हाइक किया है कॉमन पैडी का 1940 रुपीज़ प्रति कुंटल का। अब खरीफ सीजन में पैदा हुआ जो चावल है वो बिकेगा। पहले अगर आप देखो लास्ट ईयर का प्राइस था 1868 का। इससे लमसम आप कह सकते हो कि 4% से थोड़ा कम बढ़ के 1940 रुपीज़ हुआ है। यह डिसीजन पे फाइनल अप्रूवल किसने दिया? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने दिया। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस इस बात को रिकमेंड करता है, फाइनल डिसीजन देता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। उस पर थोड़ी देर में आते हैं। कहीं ना कहीं क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना हमारी सरकार का टारगेट है। क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना मतलब केवल उन क्रॉप्स को ना उगाएं फार्मर जहां पे ज़्यादा एमएसपी मिल रहा है। तो अगर ज़्यादा क्रॉप्स में आप एमएसपी देने लगते हो और पैसे को बहुत ज़्यादा बैलेंस तरीके से एमएसपी के अंदर बांटते हो तो फार्मर्स अलग अलग क्रॉप्स उगाएंगे। तो यहाँ पे जो टोटल एमएसपी अनाउंस हुई है वो 22 क्रॉप्स के लिए अनाउंस हुई है। तो आप देखोगे कि पल्सेस, ऑयल सीड्स, कोर सीरियल्स में भी कहीं ना कहीं इंक्रीज अनाउंस किया गया। तो तूर दाल और उड़द दाल का एमएसपी बढ़ा है 300 रुपए प्रति क्विंटल से, लगभग 5% का इंक्रीज है। अब 6300 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे फार्मर्स को तूर और उड़द की 1 क्विंटल दाल के। एब्सोल्यूट इंक्रीज हाईएस्ट किसका था? तो सेसामम का था। सेसामम का जो एमएसपी है वो लगभग 6.6% बढ़ा है, 7307 रुपए हो गया है। ग्राउंड नट और निगर सीड का जो एमएसपी है वो 275 और 235 रुपए बढ़ा है रिस्पेक्टिवली। मतलब ग्राउंड नट का 275 रुपए प्रति क्विंटल, निगर सीड का 235 रुपए प्रति क्विंटल। मेज का काफी कम बढ़ा है, 1850 रुपए से 1870 हो गया है। मतलब 20 रुपए प्रति क्विंटल का यहाँ पे इंक्रीज है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की जाए तो ये कौन सा रेट है? ये वो रेट है जिस रेट पे सरकार क्रॉप्स खरीदती है फार्मर से। और बेसिकली ये जो रेट कैलकुलेट किया जाता है, जितना एक फार्मर का खर्चा हुआ उस क्रॉप को उगाने में, कम से कम उसका 50% ज्यादा मिले फार्मर को। मतलब उसकी लागत का कम से कम उसको 1.5 गुना मिले। इसको आप एमएसपी में जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आप देखो तो इस बार बाजरे का जो दाम है ना, जितनी उसमें लागत लगी, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उससे 85% ज्यादा बाजरे में मिलेगा फार्मर्स को। वहीं पे जिन लोगों ने उड़द और तूर दाल उगाई है उनकी लागत से 60% ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा इसके एमएसपी के हिसाब से। बाकी सारे क्रॉप्स में लगभग जो रिटर्न है वो 50% टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि आप देखिए, गेहूं चावल को कम इंपॉर्टेंस दो, यहाँ पे उड़द दाल को, तूर दाल को, बाजरे जैसे प्रोडक्ट्स को आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा पैसा बढ़ा के दे रहे हो। तो फार्मर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे लगेगा कि भाई इन क्रॉप्स को उगाने में ज्यादा फायदा है। और चूंकि अगर इन क्रॉप्स में एमएसपी ज्यादा मिलेगा तो अगली बार फार्मर्स चावल ना उगाने के बजाय ये क्रॉप्स उगाएंगे। और ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता यह है कि चावल बहुत बिकता है एमएसपी के अंदर, तो फार्मर्स बहुत ज्यादा चावल उगाते हैं। और चावल आपको पता है कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वो बहुत ज्यादा पानी खींचता है। प्लस दाल वगैरह उगाने से क्या होता है कि इसमें दाल लेग्यूमिनस प्लांट्स होती हैं। ये जो पल्सेस होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स होती हैं, तो ये नेचुरली नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देती हैं सॉइल में। तो इस प्रकार के पौधों को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए एमएसपी रिजीम में, और वो सरकार यहाँ पे देती नजर भी आ रही है। अब ये रिकमेंडेशन कौन करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंडेशन करता है। एमएसपी रिकमेंड किया जाता है 22 क्रॉप्स के लिए, और फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस रिकमेंड किया जाता है शुगर केन के लिए। सीएसीपी क्या है? तो दिस इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब एग्जिस्टेंस में आया था? तो जनवरी 1965 में ये एग्जिस्टेंस में आया था। एडवाइजरी बॉडी है और इसके जो रिकमेंडेशन है वो सरकार पे बाइंडिंग नहीं होते। हालांकि ज्यादातर केसेस में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो भी यहाँ पे कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड करता है उसको मान ही लेता है। टोटल 14 क्रॉप्स आती हैं इसके अंदर खरीफ सीजन की, 6 क्रॉप्स राबी सीजन की और 2 दूसरी कॉमर्शियल क्रॉप्स है। बताइए खरीफ सीजन कब से कब तक होता है, राबी सीजन कब से कब तक होता है, जायद सीजन कब से कब होता है? बिना गूगल पे सर्च मारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। गूगल पे सर्च मत मारना यार, गूगल सर्च मार के तो हर ही कोई बता सकता है। फिर आप देखो जो एमएसपी है तोरिया का और डी हस्क्ड कोकोनट का, वो रेप सीड, मस्टर्ड और कोपरा के एमएसपी के हिसाब से दिया जाएगा। तो कुल मिला के एमएसपी के रिजीम के अंदर 7 सीरियल्स हैं, जिसमें पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी आता है। पल्सेस 5 है, ग्राम, अरहर, तूर, दोनों एक ही चीज है, तूर को अरहर भी बोलते हैं, मूंग, उड़द और लेंटिल। ऑयल सीड्स 8 आते हैं, जैसे ग्राउंडनट, रेप सीड, मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सेसामम, सैफलॉवर सीड एंड नाइजर सीड। नेक्स्ट है रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा, डी हस्क्ड कोकोनट, और फिर फाइनली शुगर केन। शुगर केन में क्या मिलता है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। जनरल स्टडीज पेपर 2 में
मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया बिल्कुल कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उन प्लेलिस्ट से आप अपने पढ़ाई की तैयारी भी कर सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मैं मैसेज का जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो देखिए आप भी समझते हो मैं अकेला पर्सन हूँ, हर इंसान के मैसेज का जवाब नहीं दे सकता है, कभी कभी मुझसे स्किप हो जाते हैं। अब अगर मैं मैसेज का जवाब देने पे जाऊँगा सबके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वीडियोस हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आने लगेगी। कल भी आपने देखा है कि लगभग 14 वीडियोस एक दिन में अपलोड हुई हैं। तो अब इस रिस्पेक्ट में आपसे बोलूँगा कि आप अपने अच्छे से अच्छे सवाल भेजते रहो, जो मुझे बेस्ट लगते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। पढ़ता मैं सारे हूँ, थोड़ा लेट पढ़ता हूँ बट पढ़ता मैं सारे हूँ, ठीक है। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वेबसाइट एक बार चेक कर लो harshitdwivedi.com, वहाँ पे करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स डेली अपलोड होते हैं। आज के आर्टिकल्स अभी अपलोड हो रहे हैं, धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे। जब भी वो अपलोड हो जाएंगे मैं टेलीग्राम ग्रुप में उनका लिंक अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ऑफ 9,871 करोड़ टू 17 स्टेट्स। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने थर्ड मंथली इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दी है पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की। कितने रुपए की? 9,871 करोड़ रुपीस 2021-22 की 17 स्टेट्स की। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या होती है सर, इसके ऊपर वीडियो बना दो। अगर आपने मेरी वीडियोस को ठीक से देखा है पिछले कुछ 1-2 महीनों में, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ग्रांट्स एंड अदर ट्रांसफर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप जाइए, मुझे याद रहा तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट व्हाट टाइप ऑफ ग्रांट्स आर ट्रांसफर्ड टू स्टेट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इस प्रकार से करके आप यूट्यूब में सर्च मारिए, मेरे नाम के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या होती है। तो ये वीडियो देख दो जिसका मैंने आपको यहाँ पे रेफरेंस दिया है। अब देखिए तीसरी इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई है, तो इस साल में अब तक मतलब पहले 3 मंथ्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर्स में 29,613 करोड़ रुपीस एज पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट केंद्र की सरकार की तरफ से राज्य की सरकारों के पास जा चुका है। ये ग्रांट्स कौन से संविधान के अरेंजमेंट के अंदर दी जाती हैं? तो आर्टिकल 275 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी जाती हैं। ये जो ग्रांट्स रिलीज होती हैं, दे आर रिलीज एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज होती हैं। क्या इनका टारगेट है? टू मीट द गैप इन रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स पोस्ट डेवल्यूशन। जो 15वां फाइनेंस कमीशन है, इसने पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 17 स्टेट्स को रिलीज की है, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? ओके, ये एलिजिबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट कितना टैक्स भर रहा है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, उसके पास रियल टाइम में कितना रेवेन्यू आ रहा है। इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं ठीक तरीके से जांच पड़ताल करके फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि भाई महीने के एंड पे कितना पैसा किस स्टेट को ट्रांसफर करना। भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन की एक बार आती है, धीरे धीरे करके पूरे साल में केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को पैसा भेजती है। 15वें फाइनेंस कमीशन ने जो टोटल पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात की है, वो है 1,18,452 करोड़। कितने स्टेट्स को? 17 स्टेट्स को, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पैसा जाएगा। अगर आप रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात कर लो, पहले तो बात करते हैं आर्टिकल 275 की। तो आर्टिकल 275 इट प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ सच सम्स एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड एज ग्रांट इन एड टू सच स्टेट्स एज पार्लियामेंट में डिटरमिन टू बी इन नीड ऑफ असिस्टेंस। कहने मतलब क्या है कि भैया लॉ के हिसाब से ग्रांट इन एड समय समय पे केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को देगी, ठीक है। तो केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को ग्रांट इन एड देगी। वो कौन से फॉर्मूला के हिसाब से देगी, इसको तो भाई कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। बट इसकी वर्डिंग्स देखिए, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड, मतलब पार्लियामेंट अपना नियम कानून बना के जो पैसा एज इन ग्रांट इन एड देना चाहे वो राज्य की सरकारों को दे सकती है। केंद्र की सरकार कितना पैसा देगी ये डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। कब देगी? जब वो नीड में हो। ये आर्टिकल 275 में लिखा है और उसी के रिस्पेक्ट में फाइनेंस कमीशन यहाँ पे रिकमेंडेशन देता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, बट एक बार रिकमेंडेशन आती है तो उसके ऊपर काफ़ी साइंटिफिक थीसिस की गई होती है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया गया होता है, तो सरकार ज़्यादातर केसेस में रिकमेंडेशन मांग नहीं लेती है। फिर रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात करिए, तो रेवेन्यू अकाउंट डेली मर्रा का खर्चा होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट, करंट रिसिप्ट, फॉर एग्जांपल लाइट बिल पे करना है या फिर कह लीजिए स्टाफ की सैलरी देनी है, अब ये रेवेन्यू के खर्चे हैं। अभी फॉर एग्जांपल भारत सरकार के पास लगातार टैक्स रेवेन्यूज आते रहते हैं, तो ये क्या है?
दिस इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। जो टैक्सेस मिलते हैं भारत सरकार को, ये रेवेन्यू अकाउंट है। या फिर और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, तो कल की डेट में भारत सरकार के पास एसबीआई की मान लीजिए 58% शेयर्स हैं और 2% शेयर एसबीआई की भारत सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देती है, तो उससे जो पैसा हमारी भारत सरकार को मिलेगा वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो जब आप अपना एसेट बेच के पैसा लेते हो हाथ में, तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। ओके, और जब आप मान लो पैसा कहीं बाहर से उधार उठाते हो, तो कहीं ना कहीं आपने पैसा बाहर से उधार उठाया अपने खर्चे के लिए, तो इसको आप कह सकते हो कि कैपिटल लोन टाइप का हो गया। तो कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल लोन, अगर आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेच के पैसा लिया तो कहीं ना कहीं वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत प्रकार की रिसिप्ट होती हैं। और एट द सेम टाइम आपने उधार उठाया तो वो भी एक प्रकार की कैपिटल रिसिप्ट ही है। और खर्चा, तो भाई अगर आप कोई कैपिटल एसेट बनाने में खर्चा कर रहे हो, कोई हॉस्पिटल बनवा रहे हो, कोई स्कूल बनवा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डेली मर्रा के खर्चों के लिए होता है, और कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो एक्सपेंडिचर होता है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाता है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए जाना चाहिए, कैपेक्स बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबको पसंद नहीं आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो तुमने पुराना लोन लिया उसके ऊपर तुम इंटरेस्ट दोगे, अपने एम्प्लॉय की सैलरी दोगे, अब ये इमीडिएट प्रॉफिट में नहीं आता है आपके, ये ऐसा खर्चा होता है जो इंसान को करने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हमेशा जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि कैपेक्स बढ़ाओ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करो। अब हमारी सरकारों ने इतना उधार उठा लिया इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट से कि उस पर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अभी इंटरेस्ट दोगे, उधार ज़्यादा उठाओगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो होगा ही ना, इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम स्कूल, कॉलेजेस या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने में जो खर्चा करते हो वो कैपेक्स की कैटेगरी में आता है। प्लस इकोनॉमी में फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को जो आप लोन बांटते हो पैसा ताकि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बढ़ाएं, ये भी कहीं ना कहीं सरकार के कैपेक्स में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। क्योंकि इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं लॉन्ग टर्म में, उसमें एसेट्स पैदा करते हैं, इसलिए इनको कैपेक्स कहा जाता है। तो ये फर्क है आपका रेवेन्यू अकाउंट। तो भाई जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो भी कैपिटल आप कह सकते हो कि रिसिप्ट आए, उनको कहाँ काउंट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में काम किया जाएगा। डेली मर्रा खर्चे यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये कहाँ पे काउंट होंगी, तो रेवेन्यू अकाउंट में काउंट होंगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में सेंटर स्टेट रिलेशंस, भारत का संविधान, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, इन सब जगहों पे न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। कंटिजेंसी वर्कर्स ऑफ अरुणाचल पक्के टाइगर रिजर्व गो ऑन स्ट्राइक। देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो पक्के टाइगर रिजर्व है वहाँ के 200 कंटिजेंसी वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। क्यों स्ट्राइक पे चले गए, क्योंकि दिसंबर 2020 से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। देखिए ये जो वर्कर्स है ना, इनको नॉर्मल समय पे कभी तनख्वाह मिलती नहीं है, इनको काफ़ी बवाल करना पड़ता है अपनी तनख्वाह के लिए। ये जो पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट है आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पे है ये पक्के टाइगर रिजर्व। 862 स्क्वायर किलोमीटर का टाइगर रिजर्व है। और जब 202 वर्कर्स यहाँ पे हड़ताल पे गए तो पूरा का पूरा इलाका यहाँ पे अनगार्डेड हो गया। अब आप बोलोगे टाइगर को किस प्रकार की गार्डिंग की जरूरत है, तो ये टाइगर निकल के बाहर सिविलियन इलाकों में ना आ जाए, कोई टाइगर का शिकार करने वाले टाइगर इलाकों में घुस के उनको गोली मार के उनका शिकार ना करें, इन सब चीज़ों को इंश्योर करते हैं ये कंटिजेंसी वर्कर्स। ठीक है भाई, इन कंटिजेंसी वर्कर्स ने जाके धरना प्रदर्शन किया टाइगर रिजर्व के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने। इन्होंने बोला दिसंबर 2020 से तुमने हमारी सैलरी नहीं दी है, हमारी सैलरी दो। पिछली बार इन्होंने सैलरी के लिए काफ़ी बवाल किया था। इनको अप्रैल से नवंबर 2020 में भी सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन बाद में जब इन्होंने मांग की तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 6.05 करोड़ रुपए एलोकेट किया और तब इनकी सैलरी आई। अभी नवंबर 2020 तक की सैलरी मिल गई, अभी दिसंबर 2020, जनवरी 2021 और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कोई सैलरी नहीं मिली। 6 महीने फिर बीत गए, सैलरी नहीं मिली। तो यही बात का ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया हमें समय पे सैलरी दो, हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर काम करते हैं, हमें समय पे सैलरी दो। फिर इनके यूनियन ने यह भी डिमांड किया है कि रेगुलराइज करिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को। रेगुलराइज करने का क्या मतलब होता है किसी वर्कफोर्स को, देखिए जब किसी वर्कफोर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है और जब उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, उनको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। तो इनकी नौकरियों को रेगुलराइज करने की बात किया जा रहा है, मतलब इनकी नौकरियों को परमानेंट करने की बात की जा रही है। मतलब एक सरकारी नौकरी की पेरोल पे आ जाएंगे, नौकरियां इनकी रेगुलराइज हो जाएंगी, ये लगातार सरकार के अंदर काम करेंगे। अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट में तो कभी भी निकाले जा सकते हैं। अभी के लिए इनकी तनख्वाह भी 11,000 रुपये प्रति महीना है। पिछली बार इसको 2018 में बढ़ाया गया था। अब ये बोल रहे हैं कि हमारी तनख्वाह को भी बढ़ाओ,
साथ साथ एक लमसम डिसबर्समेंट मत करो, मंथली पे करो। मतलब अगर आपकी तनख्वाह 11,000 रुपए पर मंथ है और आगे आने वाले समय में बढ़ाई जाती है तो उसको मंथ के बेसिस पे दे दो, 6 महीने बाद इकट्ठी मत दो तनख्वाह, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, 6 महीने का खर्चा कैसे चलेगा इनके घर का अगर आप इनको रेगुलरली तनख्वाह ही नहीं दोगे तो। पक्के टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये 1999-2000 में इसको डिक्लेयर किया गया था। है कहाँ पे? इन द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयस इन द ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसको पखुई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। 2000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, 300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 40 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, 30 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस, 36 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत से फ्लोरा और फौना के स्पीशीज भी मिलते हैं जो कि ग्लोबली थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं। और पीटीआर आप कह सकते हो पक्के टाइगर रिजर्व ऐसी बहुत सी स्पीशीज का आखिरी बसेरा है। ठीक है, 4 रेजिडेंट हॉर्नबिल स्पीशीज भी यहाँ पे पाई जाती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात की जाए तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। कौन से एक्ट के प्रोविजन के अंदर इसको बनाया गया? चूंकि स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इसको बनाया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, जिसको अमेंड किया गया था 2006 में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो अमेंडमेंट हुए उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को बनाया गया। तो एक ऐसी बॉडी हो गई, दिस विल बी अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट और कंजर्वेशन में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आसाम गेट्स इट्स 7th नेशनल पार्क विद दिहिंग पटकाई। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपके साथ न्यूज की है कि आसाम को अपना 6ठा नेशनल पार्क मिला है और अब 7वां भी मिल गया। और उस न्यूज में बताया था कि हो सकता है 7वां नेशनल पार्क भी जल्दी आसाम में नोटिफाई हो जाए। तो भाई अगर आप देखो तो 6ठा नेशनल पार्क कौन था? रायमोना नेशनल पार्क, जो कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में था, वो 6ठा नेशनल पार्क था। इसको कब नोटिफाई किया गया था? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। और अब 7वां नेशनल पार्क आ गया जिसका नाम है दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क। ठीक है भाई, तो अब आप कह सकते हो कि आसाम में टोटल 7 नेशनल पार्क्स हैं। ओके, अभी 7 नेशनल पार्क, तो क्या आसाम के पास इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है? नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में और अंडमान एंड निकोबार में। दोनों जगहों पे 9 नेशनल पार्क्स हैं। तो मध्य प्रदेश में भी 9 नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी 9 नेशनल पार्क। और अब यहाँ पे दिहिंग पतकाई में आसाम में 7 नेशनल पार्क। जो लेटेस्ट नेशनल पार्क है आसाम में वो है आपका दिहिंग पतकाई का। इसकी यूनिक फ्लोरल और फॉनल बायोडाइवर्सिटी है। इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था स्टेट गवर्नमेंट 2004 में। 2004 में लगभग 111.19 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को दिहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला गया था। और इसमें अब थोड़ा और इलाका मिला के इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे हुलॉक गिबन पाया जाता है, एलिफेंट पाए जाते हैं, स्लो लॉरिस, टाइगर, लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड, गोल्डन कैट, फिशिंग कैट, मार्बल कैट, सांबर, हॉक डियर, स्लॉथ बियर और बहुत सारी बर्ड स्पीशीज भी यहाँ पे पाई जाती हैं। अब तक 47 मैमल स्पीशीज, 47 रेप्टाइल स्पीशीज और 310 बटरफ्लाई स्पीशीज भी यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं। अगर आप इस नोटिफाइड नेशनल पार्क की बात करो तो ये कहाँ पड़ता है? एग्जिस्टिंग दिहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर आप रिजर्व फॉरेस्ट, अपर दिहिंग रिजर्व फॉरेस्ट वेस्ट ब्लॉक के साथ और जयपुर रिजर्व फॉरेस्ट के साथ मिला दो तो ये आपका दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क बन जाएगा। मतलब अभी की दिहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें आपने जोड़ा अपर दिहिंग रिजर्व फॉरेस्ट वेस्ट ब्लॉक और उसमें आपने जोड़ा जयपुर रिजर्व फॉरेस्ट, तो क्या बन गया? दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क। ठीक है भाई, ये जो दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क है ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री के लगभग पे पड़ता है। ठीक है ना, आसाम वैल्यू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है। अब तक के नेशनल पार्क देखें आसाम में तो काजीरंगा, नामेरी, मानस, दिब्रू सैखोवा, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, दिहिंग पतकाई। कम से कम आपको ये नेशनल पार्क के नाम पता होने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है किसी भी नेशनल पार्क का नाम लेके कि कौन से स्टेट में आता है, या किसी बड़े एमसीक्यू में एक छोटे ऑप्शन की तरह होगा ये। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, एल सल्वाडोर बन गई है पहली कंट्री जिसने बिटकॉइन को एज लीगल टेंडर अडॉप्ट किया। अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अलास्का भी आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट है, इधर कनाडा, नीचे आ जाइए तो मैक्सिको। अभी मैक्सिको के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। मैक्सिको और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को बीच में जोड़ने के लिए जो पट्टी है लैंड की, इसमें बहुत सारे देश हैं। एक छोटा सा देश यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एल सल्वाडोर। दिस इज बेसिकली एल सल्वाडोर। और इस एल सल्वाडोर ने बोला है कि अब हम बिटकॉइन को लीगल टेंडर मारेंगे। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब होता है जिसको ऑफिशियली आप एक करेंसी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो प्रपोजल था ये दिया था प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने और इसको अप्रूव कर दिया है एल सल्वाडोर की कांग्रेस। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम इसको एज अ क्रिप्टो करेंसी, मतलब इस क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर अपनाएंगे।
जो 84 वोट्स पड़े उसमें से 62 फेवर में पड़े। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अपनाना चाहते हैं। समझिए बात को, ये बड़ी बात है। अगर बिटकॉइन कल की डेट में किसी पेमेंट के लिए यूज होता है एल सल्वाडोर में, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एल सल्वाडोर की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कोई बिटकॉइन लाके अगर मार्केट में किसी चीज की पेमेंट करना चाह रहा है तो जो पर्सन चीज बेच रहा है वो मना नहीं कर सकता बिटकॉइन में पेमेंट लेने को, उसको बिटकॉइन में पेमेंट लेनी ही पड़ेगी। ये नियम कानून बोलता है। मतलब इंडिया में अगर इंडियन रुपी एक लीगल टेंडर है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने आपसे कोई एक बड़ा सा, आप कह लीजिए मैट्रेस खरीदा और उस मैट्रेस की कॉस्ट है 20,000 रुपए, तो मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा। अगर मैं आपको इंडियन रुपीज में 20,000 रुपए देता हूं तो आप मुझे मना नहीं कर सकते कि तुम मुझे इंडियन रुपीज मत दो, मुझे यूएस डॉलर में दो, क्योंकि इंडियन रुपीज लीगल टेंडर है और इंडिया के अंदर इस लीगल टेंडर को इस्तेमाल किया जा सकता है चीजों को बेचने और खरीदने के लिए। तो लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो इस मीडियम को मना नहीं कर सकते। तो अगर बिटकॉइन को यहाँ पे लीगल टेंडर बोला गया है तो बेसिकली मना नहीं किया जा सकता। लेकिन आप समझिए, यहाँ पे एक और बात यहाँ पे बताई गई है, बिटकॉइन का यूज यहाँ पे ऑप्शनल रखा गया है। ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है, बस यहाँ पे लीगल टेंडर के डेफिनेशन से बाहर निकल गया। जब भी किसी एक पर्टिकुलर करेंसी को लीगल टेंडर डिक्लेयर किया जाता है तो वो बाइंडिंग होती है, उसका ऑप्शनल यूज नहीं होता। मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको मैट्रेस बेच रहा हूँ, मतलब आप मुझे मैट्रेस बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ, और मान लीजिए इंडिया में बिटकॉइन लीगल है बट हमारे ऊपर आप कह सकते हो कि ऑप्शनल है चीजें, तो कोई भी अगर पार्टी बोल देगी कि नहीं भाई हमको बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन नहीं करनी, तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। मतलब जो दोनों पार्टीज बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करना चाह रही है तो ही ट्रांजैक्शन होगा, नहीं तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। एक्चुअली मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। एल सल्वाडोर अपनी कंट्री को एक ऐसा फाइनेंशियल सेंटर बनाना चाहते हैं जहां पे बिटकॉइन में ट्रेडिंग अलाउड हो। दुनिया भर में बहुत सी कंट्रीज बिटकॉइंस में ट्रेडिंग अलाउ नहीं कर रही हैं, और एल सल्वाडोर कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी तो है नहीं, कोई बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज तो उनके पास है नहीं, कोई बहुत बड़ा इलाका तो उनके पास है नहीं, तो दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसेस को और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को अपनी कंट्री में कैसे खींचोगे। तो बहुत अच्छा तरीका है, बिटकॉइन को लीगल कर दो। जब आप बिटकॉइन को लीगल कर दो तो दुनिया भर के जो भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, अगर वो बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो अपने हेड ऑफिस को एल सल्वाडोर में बनाएंगे और उसके बाद वो बिटकॉइन में आराम से ट्रेडिंग करेंगे, उनको कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि एल सल्वाडोर के अंदर अब बिटकॉइन लीगल हो चुका है। और एल सल्वाडोर की इतनी ज्यादा कोई बड़ी टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उनकी इकोनॉमी बहुत छोटी है, कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है उनकी। उनकी इकोनॉमी काफी हद तक डॉलराइज्ड है, वो लोग बहुत हद तक डॉलर्स पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे उनके वर्कर्स अब्रॉड में जाके काम करते हैं और वो डॉलर्स में पैसा वापस भेजते हैं। ऐसा बोला गया कि 2019 में एल सल्वाडोर के वर्कर्स जो कि बाहर के देशों में जाके काम कर रहे थे, उन्होंने 6 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस भेजी है। और 6 बिलियन डॉलर आप कह सकते हो कि 2019 की एल सल्वाडोर की जीडीपी का 1/5 है, 20% है। तो दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेशियोज इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो ये एक ऐसा डिजिटल असेट है जो कि काम करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है भाई, इसके कॉइन ओनरशिप रिकॉर्ड एक कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस में सेव होते हैं। ये कोई फिजिकल करेंसी या कॉइन नहीं है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स बाकायदे बनाए जाते हैं इस सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में। यूजर टू यूजर ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ पे कोई भी फिजिकल पेपर इन्वॉल्व नहीं होता। आपके पास एक ऑनलाइन लेजर होता है और उस लेजर में मेंटेन होता है कि आपके पास इतने बिटकॉइंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन बैंकिंग में, इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके अपना अकाउंट बैलेंस देख सकते हो ना, उसी प्रकार से आप बिटकॉइन के लेजर में लॉगिन करके देख सकते हो कि आपके पास कितने बिटकॉइन है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी एटीएम में गए और वहां पे आपने पैसा निकाला और बिटकॉइन निकाल लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे अकाउंट में जितने पैसे उसको हम कहीं ना कहीं एटीएम से निकाल सकते हैं, उसका फिजिकल फॉर्म भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन का कोई भी फिजिकल फॉर्म अवेलेबल नहीं है। और ना ही बिटकॉइन का आप कह सकते हो कि कोई सेंट्रल बैंक है, कोई सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर है। ये पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क है, हालांकि इसकी इश्यू होने की जगह एक ही है। आप देखिए, जो बिटकॉइन की मिंटिंग का सोर्स है वो एक ही है, तो ऐसा नहीं कि अलग अलग जगहों से आपका बिटकॉइन मिंट हो रहा है। बिटकॉइन का जो सोर्स ऑफ सप्लाई है ना, वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म है, बहुत ज्यादा बिटकॉइंस यहाँ पैदा नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क है, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी हो गई, इसको कोई एक पर्टिकुलर पर्सन एडमिनिस्टर या कंट्रोल नहीं करता है। समझ के बात को, बस बिटकॉइन की एक खास बात है कि इसको कोई अपने हिसाब से छाप भी नहीं सकता। देखिए, जब भी करेंसी या लीगल टेंडर की बात होती है किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के पास दो बड़ी जबरदस्त ताकतें होती हैं। पहली ताकत तो उनके पास ये होती है कि उनको कितनी करेंसी छापनी है, दूसरी ताकत ये होती है कि किस फॉर्म में छापनी है। यहां पे आप देखोगे कि बिटकॉइन कितने छापने, इस बात पे तो थोड़ा बहुत कंट्रोल रखा गया है।
बट कहाँ से कितने जा सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मार्केट में बिटकॉइंस की डिमांड क्या है। कल के डेट में हर कोई अपना बिटकॉइन बेचने लगेगा, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। लेकिन अभी के लिए मार्केट में बिटकॉइंस की बहुत डिमांड है। इलीगल मनी एक्सचेंजेस में, मनी लॉन्ड्रिंग में, डार्क वेब में कहीं ना कहीं बिटकॉइन का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। CESL लद्दाख साइन पैक्ट टू मेक लद्दाख कार्बन न्यूट्रल। देखिए जो सरकारी कंपनी है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, CESL, इसने लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसके थ्रू ये बोला गया कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आप एमिट करो आपके नेचुरल रिसोर्सेज, उतने ही ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को नलीफाई कर दें। नलीफाई कैसे करेंगे, तो आपका पानी के रिसोर्सेज कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, आपके पेड़ के रिसोर्सेज रिमूव करते हैं, आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इन सब चीज़ों के दम पे अगर आप अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंपनसेट कर देते हो, जितने आपके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उतना ही आपने एनवायरमेंटल डैमेज को कंपनसेट कर दिया, पैसों के थ्रू नहीं, नेचुरल एक्टिविटीज के थ्रू, तो आप अपने आप को कह सकते हो कि यू आर एक्चुअली क्लाइमेट न्यूट्रल। CESL क्या है, ये एक होली ओन्ड सब्सिडी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की। इसी ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि इस यूनियन टेरिटरी को क्लीन और ग्रीन बनाया जाए। एक पायलट प्रोजेक्ट ये लोग लेके आ रहे हैं जास्कर वैली इलाकों में। यहाँ पे CESL नाम की कंपनी सोलर मिनी प्लांट्स बनाएगी, माइक्रो ग्रिड सॉल्यूशंस लेके आएगी, एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग, एनर्जी स्टोरेज बेस्ड सॉल्यूशंस, एफिशिएंट कुकिंग स्टोव्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस, ये सब चीज़ें लेके आएंगी यूनियन टेरिटरी में। लद्दाख के लिए एनर्जी एक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लद्दाख बहुत हद तक कटा हुआ है मेनलैंड से। अभी पिछले साल की न्यूज़ है कि लद्दाख में एक सेंट्रलाइज्ड ग्रिड भी पहुंचाई गई है इलेक्ट्रिसिटी की। पहले वहाँ पे बहुत हद तक डीजल जनरेटर्स का प्रयोग होता था, और डीजल जनरेटर्स कहीं ना कहीं लद्दाख के प्रिस्टीन इकोलॉजी को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस लद्दाख यूनियन टेरिटरी को डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस की जरूरत है, क्लीन और ग्रीन एनर्जी की जरूरत है। तो भाई सोलर पावर प्लांट्स लगाना, माइक्रो ग्रिड सॉल्यूशंस लेके आना, एनर्जी स्टोरेज बेस्ड सॉल्यूशंस, एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग, ये कहीं ना कहीं भाई बहुत मदद कर सकते हैं लद्दाख की। ठीक है, तो जितना कम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होगा लद्दाख में, जितना ज़्यादा वहाँ पे सोलर कैपेसिटी को हार्नेस किया जाएगा, उतना ही वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, उतना ही वहाँ पे बिजनेसेस और नौकरियों को खींचा जा सकता है, उतना ही तेज़ी से वहाँ पे इकोनॉमिक क्लाइमेट जो है लद्दाख का वो ऊपर जाएगा। और अभी के लिए जो लद्दाख है, जिसको एक ट्राइबल इलाका माना जाता है, जिसको मेन लैंड से थोड़ा कम डेवलप्ड और पिछड़ा हुआ माना जाता है, सिर्फ टूरिज्म के लिए उसको जानते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी में भी थ्राइव कर सकता है। क्योंकि टैलेंट तो हर जगह के लोगों में होता है, ज़रूरत यह है कि उस टैलेंट को निखारने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवाई जाए। कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई सोसाइटी के एमिशंस को कम कर दो या कार्बन ऑफसेटिंग कर दो, जितना आपने कार्बन एलिमिनेट किया उसको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया अपने पेड़ों और ओशंस के थ्रू, ये होता है कार्बन न्यूट्रलिटी। तो जब एक कंट्री जितना कार्बन ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही हो, ग्रीन हाउस गैस में केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, बाकी गैसेस की भी कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो एमिशंस कैपेसिटी है उसको काउंट करके आप पहले यह पता करोगे कि एक कंट्री पहले कितना गंदगी या कचरा फैला रही है, और उसके बाद उसका एनवायरमेंट कितनी गंदगी और कचरा को साफ कर रहा है, साथ साथ उसके ऑफसेट मैकेनिज्म जो कि आर्टिफिशियली डेवलप होते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, और इस बेसिस पे पता किया जाता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री कितना ज़्यादा एमिट कर रही है या कितना कम न्यूट्रलाइज कर रही है। और अगर वो जितना एमिट करती है उतना न्यूट्रलाइज कर देती है तो फिर बोला जाएगा नेट जीरो एमिशंस। दैट मीन्स कि वो कंट्री कार्बन न्यूट्रल हो गई है। तो कार्बन न्यूट्रलिटी पे बात हो रही है, यही तो कहा जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं 2050 तक पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रलिटी आनी चाहिए, तभी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर राइज तक हम लोग मेंटेन कर पाएंगे, नहीं तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर राइज ग्लोबल वार्मिंग में। देखिए ग्लासगो COP26 में क्या बात होती है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में कंजर्वेशन एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स और फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, एक बार वेबसाइट चेक कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे।